Hello students, I am Ahad Hussain, your chemistry teacher. Hope you are very well. Now we are going to start a very fresh chapter of chemistry for class 10th, which name is chemical reactions and equations. So we know that what is chemical reaction, where new substances are formed with new properties. Okay. फिजिकल बॉन्ड मतलब फिजिकल रिएक्शन में क्या होता है, जैसे आइस का मेल्ट हो जाना या वाटर का इवेपोरेट हो जाना, ये सब क्या है, फिजिकल रिएक्शंस है। और केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जैसे मिल्क का कन्वर्जन हो जाना कर्ड में, है ना, कहीं पे भी इस तरीके का, या बर्निंग ऑफ कुछ भी ले लें, आप पेपर ले लें, पेपर को बर्न कर दीजिए तो नया सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड जो बनता है, तो नए सब्सटेंस के फॉर्मेशन होने का यही इंडिकेशन है कि यहाँ पे क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो हम लोग लाइन बाय लाइन इसको पढ़ेंगे और उसको एक्सप्लेन करते चलेंगे कैसे हम लोग को समझना है इसे। चलिए, केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। यानी कि केमिकल रिएक्शंस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें न्यू सब्सटेंस, नया सब्सटेंस बनता है और नई प्रॉपर्टीज उसकी होती है। ओके, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व केमिकल चेंजेस। अब केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक्स प्लेस बिटवीन द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस हैविंग इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। ठीक है ना, अभी हम देखेंगे इसको कैसे होता है, अभी बस लाइन बाय लाइन पढ़ करके आप लोग को समझा रहा है। तो क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है, एटम्स का, मतलब दो अलग अलग तरह के एटम होंगे या दो मॉलिक्यूल के एटम होंगे या दो कंपाउंड के एटम होंगे, है ना, इस तरीके से आपस में मिक्स होंगे और क्या करेंगे, नया सब्सटेंस फॉर्म करेंगे जिसकी प्रॉपर्टी जो मतलब पुराने सब्सटेंस होंगे उनसे एकदम अलग होगी। जैसे हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन हम जानते हैं कि ये जलता है ना, इसको अगर हम कैंडल के पास ले जाएं, इसकी गैस को वाटर बबल से पास करके इसको कैंडल के पास ले जाएं तो पॉप साउंड देता है। हम जानते हैं इसकी प्रॉपर्टी क्या है, जलने वाली। ऑक्सीजन क्या है, ये जलने में हेल्प करता है, बिना ऑक्सीजन के जल नहीं सकता ये। अच्छा, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, H2O बना लेते हैं। ओके, अब देखिए, ये जलता था, ये जलने में हेल्प करता था, और ये क्या करता है, एक्सटिंग्विशन का काम करता है, मतलब बुझाता है। तो इन दोनों से प्रॉपर्टी जो नया सब्सटेंस बना उसका क्या है, एकदम डिफरेंट है। इसीलिए क्या मैंने कहा कि मतलब जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस होंगे, वो रिएक्ट करके ऐसा सब्सटेंस बनाएंगे या ऐसा कंपाउंड बनाएंगे जो कि पूरी की पूरी उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी रिएक्टिंग सब्सटेंसेस से। ओके, चलिए, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग थी और वाटर की प्रॉपर्टी अलग है। ये जलता है, ये जलने में हेल्प करता है, और ये बुझाता है। ओके, चलिए, केमिकल रिएक्शंस involve breaking of old chemical bonds which exist between the atoms of reacting substances। अच्छा, तो केमिकल रिएक्शंस जो है उसमें क्या होता है, पुराने बॉन्ड्स का बनना मतलब टूटना और नए बॉन्ड्स का बनना। जैसे हमारे पास कुछ आप ले लीजिए, NaOH हो गया, ठीक है, प्लस HCl हो गया। अब हम जानते हैं कि ये बेस है और ये एसिड है, ये मिल करके हमको क्या देगा, साल्ट और वाटर देगा, तो NaCl मिलेगा और क्या मिल जाएगा हमको, H2O मिल जाएगा। अब यहाँ पे हुआ क्या है, कैसे ये चीज़ बन गया। अब देखिए, ये बेस था तो इसके पास Na प्लस रहा होगा और OH माइनस रहा होगा। ये एसिड था तो इसके पास H प्लस और Cl माइनस था। अब देखिए, इसका एसिड का, ये बेस का कटायन एसिड के अनायन से मिल जाता है और बेस का अनायन एसिड के कटायन से मिल जाता है। ओके, तो जब बेस का अनायन एसिड के कटायन से मिलता है तब तो वाटर बनता है, ठीक है, इस केस में। लेकिन जब बेस का कटायन और एसिड का अनायन मिलता है तो हमारे पास सॉल्ट बनता है। ओके, सॉल्ट की डेफिनेशन ही यही होती है कि बेस का कटायन, एसिड का अनायन यानी Na और Cl मिल करके क्या बनाएंगे, NaCl बना देंगे। ठीक है, यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि यही हो, यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, KOH हो सकता है, ठीक है ना, HBr हो सकता है ना। अब यहाँ से क्या है, ये K प्लस के फॉर्म में रहेगा और ये OH माइनस के फॉर्म में रहेगा, ये H प्लस के फॉर्म में रहेगा और ये Br माइनस।
तो K प्लस और Br मिलकर के क्या बना लेंगे, KBr, ठीक है। और H प्लस और OH माइनस मिलकर के क्या बना लेंगे, H2O। बात समझ में आई? ये देखिए K प्लस और OH माइनस मिलकर के, K प्लस और Br माइनस मिलकर क्या बना लेंगे, KBr, ये भी एक सॉल्ट है। और OH और H प्लस मिलकर क्या बना लेंगे, H2, ये भी एक सॉल्ट होता है। मतलब पुराने बॉन्ड टूटे इनके और नया बॉन्ड बना, ठीक है ना। NaCl के भी केस में क्या हुआ, पुराने बॉन्ड टूटे, नया बॉन्ड बना, ठीक है ना। तो ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, इसको भी हम केमिकल रिएक्शन को इस तरीके से भी समझ सकते हैं। ओके, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शंस atom of one element do not change into those of another element. Only a rearrangement of atoms takes place in a chemical reaction. मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे NaOH लिया था तो सोडियम एटम, ऑक्सीजन एटम, हाइड्रोजन एटम है, यहाँ फिर हाइड्रोजन फिर Cl है, तो ये एटम नहीं बदलेगा। क्या बदलेगा, बस रीअरेंजमेंट बदल जाएगा। मतलब ये Na के साथ OH था और H के साथ Cl था, तो ये Na के साथ Cl आ गया और H के साथ OH आ गया। बस समझ में, सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है। केमिकल रिएक्शन में कभी भी एटम नहीं बदलता है, लेकिन फिजिकल रिएक्शन में हम जानते हैं बदल सकता है। जब हम लोग यूरेनियम पे बम्बार्डिंग कराते हैं, यूरेनियम की बम्बार्डिंग कराते हैं किसकी, न्यूट्रॉन्स की, तो क्या होता है, ये दो छोटे छोटे एटम्स में, क्रिप्टन और जेनन में क्या हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है ना। क्रिप्टन में टूटता है और एक और कोई एटम है उसमें टूट जाता है, जिससे क्या होता है, उसका मास घट जाता है, उसका एटम की सारी प्रॉपर्टी ही बदल जाती है। मतलब वो यूरेनियम रह ही नहीं गया, ठीक है ना। हाँ चलिए। लेकिन केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, कभी भी एटम की प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होगी, एटम तो वही रहेगा, बस क्या बदल जाएगा, रीअरेंजमेंट उन लोगों का बदल जाएगा। ओके, वी विल नॉट डिस्कस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। चलिए हम लोग रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट के बारे में समझते हैं, क्या होता है रिएक्टेंट्स और क्या होता है प्रोडक्ट्स। द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। अब जब हमने ये लिया NaOH और HCl, तो ये क्या है, NaOH भी एक रिएक्टेंट है और NaCl भी एक, और HCl भी एक क्या है, रिएक्टेंट है। ओके, द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड प्रोडक्ट। अब इस रिएक्शन को कराया और यहाँ पे नया सब्सटेंस मिला NaCl और H2O, ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। इन दोनों को क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट, इन दोनों को क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। ओके, इन अ केमिकल रिएक्शंस, इन अ केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट्स आर ट्रांसफर्ड इनटू प्रोडक्ट्स। अब केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट्स कहाँ ट्रांसफ़र हो जाते हैं, प्रोडक्ट साइड में। ओके, द प्रोडक्ट्स thus formed have properties which are entirely different from those of the reactant। अब जो नया प्रोडक्ट बना है उसकी प्रॉपर्टी रिएक्टेंट से अलग होगी, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया था कि देखिए H2 और O2 मिलकर के H2 बनाते हैं, तो H2 और O2 से H2O की प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है। वी विल नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। बिफोर वी डू दैट प्लीज नोट दैट मैग्नीशियम इज़ अ सिल्वरी वाइट मेटल। तो मैग्नीशियम के बारे में आप याद रखेंगे कि ये कैसा होता है, सिल्वरी वाइट मेटल होता है। मैग्नीशियम मेटल इज़ अवेलेबल इन अ साइंस लेबोरेटरी। कहाँ पे मिलता है ये मैग्नीशियम मेटल जो है, साइंस की लेबोरेटरी में लेबोरेटरी में मिलेगा आपको। इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ये किस फॉर्म में रहता है, मैग्नीशियम रिबन के फॉर्म में रहता है या मैग्नीशियम वायर के फॉर्म में रहेगा। लेट अस स्टडी द केमिकल रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर नाउ। अब हम लोग क्या देखेंगे कि मैग्नीशियम का कैसे रिएक्शन होता है एयर के साथ। मतलब एयर क्या है, कहने का मतलब ऑक्सीजन होगा ही एयर में, तो ऑक्सीजन के साथ कैसा उसका बिहेवियर होगा ये हम लोग देखेंगे मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम हमने क्या करें, देखिए, when a magnesium ribbon is heated, it burns in air with a dazzling white flame to form a white powder। अगर हम लोग मैग्नीशियम रिबन को हीट करते हैं तो ये क्या देता है, बर्न होता है, जैसे मतलब डेजलिंग, बहुत चमकदार रोशनी के साथ क्या होता है, ये जलता है। विथ फ्लेम मतलब उसमें से फ्लेम निकलेगी, बहुत चमकदार फ्लेम होगी वो। टू फॉर्म अ वाइट पाउडर, और कैसा बन जाएगा, वाइट कलर का पाउडर बन जाएगा। अभी हम जानते हैं कि मैग्नीशियम किस कलर का होता है, सिल्वरी वाइट, और इससे
रिबन को जलाने से, मान लीजिए मैग्नीशियम रिबन हमने लिया, उसको जलाया और अब कैसा बन गया, वाइट कलर का पाउडर बन गया, ठीक है। अच्छा, कार्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड, उस वाइट कलर के पाउडर जो हमको मिला है मैग्नीशियम रिबन को जलाने से, उसको क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। ओके, एक्चुअली on heating magnesium combines with oxygen present in air to form magnesium oxide। तो होता क्या है, जब हम हीट करते हैं मैग्नीशियम रिबन को या मैग्नीशियम ऑक्साइड को सॉरी मैग्नीशियम रिबन को जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है, मैग्नीशियम कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ और क्या बना के देता है हमको, मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है, ठीक है। कैसे, मैग्नीशियम रिबन लेंगे, उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंट में मतलब क्या करेंगे, हीट कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमको, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाएगा, जो कि वाइट कलर का पाउडर होता है। ओके, इसको मतलब आइडेंटिफाई करने का यही तरीका है कि रिबन लिया, ऑक्सीजन से मतलब प्रेजेंस में हीट कर दिया और हमको वाइट कलर का पाउडर मिल जाएगा, तो हम समझ जाएंगे लैब में कि हमारे पास क्या है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ओके, द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब ये भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। केमिकल रिएक्शन हर जगह हो रहे हैं, बहुत सारे, जैसे मान लीजिए फोटोकेमिकल रिएक्शन हो गया, ठीक है ना, उसमें क्या होता है, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर के पौधे फूड बना लेते हैं अपना, ठीक है ना। इसी तरीके से जैसे हमारे ब्रेन में बहुत सारे रिएक्शंस होते रहते हैं, हमारी बॉडी पूरी रिएक्शन बेस्ड है, तो बहुत सारा रिएक्शन का बहुत इंपॉर्टेंस है, हर जगह इंपॉर्टेंस है ना। तो द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। इन दिस केमिकल रिएक्शन देयर आर टू रिएक्टेंट्स, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट्स कौन है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, बट ओनली वन प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड, लेकिन प्रोडक्ट क्या मिला, सिर्फ और सिर्फ एक ही, क्या नाम है उसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड। द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द रिएक्टेंट्स मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो प्रॉपर्टी है, वो मैग्नीशियम जो रिबन के फॉर्म में था और ऑक्सीजन जो रिबन के फॉर्म में, मतलब ऑक्सीजन जो गैस के फॉर्म में था, इन दोनों से अलग है इसकी प्रॉपर्टी। रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी हमेशा क्या होगी, प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी से क्या होगी, अलग होगी। चलिए, the magnesium ribbon which we use usually has a coating of magnesium oxide on its surface which is formed by the slow action of oxygen of air on it। अच्छा, क्या होता है, जो मैग्नीशियम होता है उसका मैग्नीशियम रिबन पे एक कोटिंग हो जाती है, किस चीज़ की, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। जैसे एयर के मैग्नीशियम रिबन को हम कहीं भी रखेंगे किसी भी जगह पे, तो वहाँ पे हल्की फुल्की एयर प्रेजेंट होगी। अब एयर के साथ वो हल्का धीरे धीरे रिएक्ट करते क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO का फॉर्मेशन कर लेगा, जो कि मैग्नीशियम मेटल के ऊपर या मैग्नीशियम रिबन के ऊपर क्या हो जाती है, कोटिंग हो जाती है उसकी, बहुत ही हल्की परत होती है ये, ठीक है ना, जो कि देखते हैं अभी क्या होगा, ठीक है। सो बिफोर बर्निंग इट इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाई रबिंग विद अ सैंड पेपर। क्या करते हैं हम लोग, मैग्नीशियम रिबन को हम लोग सैंड पेपर से क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, रब करते हैं। ओके, रब करने से क्या होता है, जो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर उस पर जम गई है, मैग्नीशियम के रिबन पे मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर को कोटिंग हो गई है, उसको हम लोग किससे रब करते हैं, ताकि वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर है वो हट जाए। सैंड पेपर के द्वारा इसको रब किया जाता है। ओके, दिस इज डन टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन। देखिए वही बात बताया कि प्रोटेक्टिव लेयर जो होती है उसको हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड को हटाने के लिए, मैग्नीशियम रिबन से मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है उसको हटाने के लिए उसको किससे रब करते हैं, सैंड पेपर से। कहाँ पे रहता है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो लेयर है, वो सरफेस ऑफ द मैग्नीशियम रिबन के ऊपर होता है। ओके, सो दैट
इट मे रेडिली कंबाइन विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर ऑन हीटिंग। अच्छा, ताकि ये क्या हो, जो मैग्नीशियम रिबन हो वो बहुत जल्दी कंबाइन कर जाए ऑक्सीजन से जो कि एयर में प्रेजेंट है ना, हीट करने पर। अगर वो मतलब हम लोग उसको रब नहीं करेंगे तो उतना अच्छे से वो जल्दी जलेगा नहीं डेजलिंग फ्लेम के साथ। अनदर पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट द डेजलिंग मतलब वेरी ब्राइट dazzling white light given out during the burning of magnesium ribbon is harmful so the eyes to the eyes। क्या बोल रहा है ये कि जो dazzling ब्राइट लाइट है, वेरी ब्राइट लाइट जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, जब हम लोग उसको हीट करते हैं तो वो प्रोड्यूस करता है ना, तो वो क्या करता है, बहुत हार्मफुल होता है। किसके लिए, हमारे आइज़ के लिए, टू आवर आइज़। द मैग्नीशियम रिबन शुड बी बर्नड बाई कीपिंग इट एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम द आइस। मैग्नीशियम रिबन को हम लोग को जितना हो सके उतना दूर रख करके जलाना चाहिए। अच्छा, वी कैन परफॉर्म द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन एज फॉलोज। चलिए कि एक हम लोग देख लें कैसे होता है ये, ठीक है। कि मैग्नीशियम रिबन को हम लोग क्लीन करके कैसे जलाएंगे, इसको देखा जाए तो पहला स्टेप क्या होगा, 2 सेंटीमीटर का आप क्या ले लीजिए, मैग्नीशियम रिबन ले लीजिए और इसको क्लीन कर लीजिए। किस चीज़ से, सैंड पेपर से रब करिए इसके सरफेस को सैंड पेपर से, 2 सेंटीमीटर का लगभग मैग्नीशियम रिबन लेकर के। होल्ड द मैग्नीशियम रिबन विद अ पेयर ऑफ टंग्स एट वन एंड एंड हीट इट्स अनदर एंड ओवर अ बर्नर। अब इसको क्या बोलते हैं, जो ये इस तरीके का पकड़ने वाला दिख रहा है, इसको टंग बोला जाता है। टंग्स की हेल्प से हम लोग रिबन का जो 2 सेंटीमीटर लिए थे उसको कहाँ ले जाएंगे, साफ़ करने के बाद इससे पकड़ करके बर्नर पे, बंसन बर्नर एक होता है लैब में, उस पर हम लोग ले जाएंगे। ओके, तो सेकंड स्टेप क्या है, होल्ड द मैग्नीशियम रिबन विद अ पेयर ऑफ टंग्स एट वन एंड एंड हीट इट्स अदर एंड ओवर अ बर्नर। अब हमने क्या किया कि एक साइड से मैग्नीशियम रिबन को किससे पकड़ लिया, टंग से पकड़ लिया, और दूसरे साइड को क्या करने लगे हम, बर्नर पे हीट करने लगे। ओके, तो थर्ड स्टेप में क्या होगा देखिए, द मैग्नीशियम रिबन स्टार्ट्स बर्निंग विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम। अब मैग्नीशियम रिबन क्या हुआ, यहाँ पे देखिए जैसे हीट किया जलने लगा। कैसा जल रहा है, बहुत ही डेजलिंग वाइट क्या दे रहा है, फ्लेम दे रहा है। होल्ड द बर्नर मैग्नीशियम रिबन, होल्ड द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन ओवर अ वॉच ग्लास सो दैट द मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर बीइंग फॉर्म्ड कलेक्ट्स इन द वॉच ग्लास सी। अच्छा, क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जलने के बाद हमने क्या कर लिया, इसको उसका पाउडर जो है वॉच ग्लास आपको केमिस्ट्री लैब में मिलेगा, जहाँ पे हम लोग मतलब केमिकल्स वगैरह लेते हैं पाउडर के फॉर्म में, पेस्ट वेस्ट बनाने के लिए, ठीक है। वो ऐसे रहता है छोटा सा रखने के लिए, ठीक है, उसी को वॉच ग्लास बोला जाता है। तो हम लोग क्या किए हैं, मैग्नीशियम रिबन को अब हम कहाँ रख देंगे, लेते आएंगे इस पे, वॉच ग्लास पे। अब ये जल तो रहा है डेजलिंग फ्लेम के साथ, लेकिन साथ ही साथ क्या प्रोवाइड करा रहा है हमको, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि वाइट कलर का पाउडर होता है। ठीक है, चलिए ये एक्टिविटी आप लोग लैब में कर भी सकते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन बीइंग हीटेड ओवर अ बर्नर, ये मैग्नीशियम रिबन को हीट कर रहे हैं, उसके बाद हीट कर जलने के साथ ही हम कहाँ लेते जाएंगे उसको, वॉच ग्लास के ऊपर हम लोग ले आकर रख देंगे। अब ये जैसे जैसे जलेगा नीचे क्या निकलता जाएगा, इसका वाइट पाउडर निकलता जाएगा, जो कि क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। चलिए, it is not that chemical reaction can be carried out only in a science laboratory। ऐसा नहीं है कि जो केमिकल रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ साइंस लेबोरेटरी में ही हो। A large number of chemical reaction keep on occurring in our daily life। रोज़मर्रा के जीवन में हमारे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। जैसे सॉरिंग ऑफ मिल्क का मतलब मिल्क का खट्टा हो जाना या दही में बदल जाना, ठीक है ना। व्हेन लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, गर्मियों में अगर हम रूम टेम्परेचर पे दूध को छोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, ये खट्टा हो जाता है। ओके, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। अब कर्ड से क्या कर्ड बन जाना, किस चीज़ से, मिल्क से। अब मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन भी क्या है, ये केमिकल चेंज है। इसमें क्या होता है,
अगर मिल्क से कर्ड बन रहा है तो इसमें होता क्या है, हम लोग जानते हैं मिल्क में लैक्टोज पाया जाता है, ठीक है ना। बेसिकली लैक्टोज इज कन्वर्टिंग इनटू लैक्टिक एसिड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। मिल्क से जब भी कर्ड बनेगा तो उस दौरान लैक्टोज एसिड से लैक्टिक एसिड में, लैक्टोज से लैक्टिक एसिड में कन्वर्जन होता है, ठीक है ना। लैक्टोज पाया जाता है दूध में और वो लैक्टिक एसिड में जब कन्वर्ट होने लगता है तो वही दूध दही बनने लगता है। इसमें हेल्प कौन करता है, ईस्ट हेल्प करता है, ओके। अच्छा, और देखिए कुकिंग ऑफ फूड, अब खाना बना रहे हैं, ये भी एक केमिकल चेंज है। डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर जो डाइजेशन हो रहा है वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन जो होता है वो भी हमारा क्या है, ये एक रिएक्शन ही है। चलिए फॉर्मेशन ऑफ ग्रेप्स, अब ग्रेप्स का बनना भी तो क्या है, केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा उसमें। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन की रस्टिंग भी क्या होती है, ये एक केमिकल रिएक्शन होता है। कैसे होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होगा, रिएक्शन होगी। अब ये बहुत धीरे होती है, रस्टिंग वगैरह क्या होती है, बहुत धीरे होती है। तो Fe2O3.X H2O इस तरीके का कुछ रस्टिंग का फार्मूला होता है। तो X यहाँ पे नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, ओके। चलिए ये सब बात की बातें हैं, अभी बस छोटी छोटी चीज़ें जो है कवर किया जाएगा। ये सारी रिएक्शन जो लिखा है आर ऑल केमिकल चेंजेस विच इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। इन ऑल दीज केसेस द नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंसेस चेंजेस, मतलब क्या हो रहा है, पहले जो रिएक्टेंट्स थे वो चेंज होकर के मतलब नए तरीके से उनकी प्रॉपर्टीज मिल जा रही है। बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन इट, इसमें क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नाउ अराइजेज, हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। अब ये एक क्वेश्चन दिमाग में जरूर उठ रहा होगा कि आखिर केमिकल रिएक्शन होता कैसे है। दिस विल बिकम क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्कशन ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब हम लोग कुछ केमिकल रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे तो हम लोग को थोड़ा आइडिया होने लगेगा। अब ये सारी चीज़ें पढ़ करके हो सकता है कुछ बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो और कुछ बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, तो कोई बात नहीं है, आप लोग ध्यान से बस पढ़ते जाइए, समझाना मेरी जिम्मेदारी है। हर चीज़ तुरंत समझ में आ जाए ये ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे फैमिलियर होते जाएंगे और केमिस्ट्री आप लोगों के लिए एकदम आसान होती जाएगी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ इस चीज़ का क्या प्रमाण है। अगर हमको बताना हो कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुआ तो हम कैसे कहेंगे कि हाँ ये केमिकल रिएक्शन हुआ है, उसी को क्या बोलते हैं, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इन आ केमिकल रिएक्शंस, किसी भी केमिकल रिएक्शंस में द सब्सटेंसेस नोन एज रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू न्यू सब्सटेंसेस कॉल्ड प्रोडक्ट्स। अब ये बात तो हमने पहले बता ही चुकी है कि जो रिएक्टेंट्स होंगे वो न्यू सब्सटेंस में बदल जाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, है ना। द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज ऑफन accompanied by some features which can be observed easily। अब जो हमारे पास कन्वर्जन हो रहा है रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट्स में और किसी केमिकल रिएक्शन में, ये हम लोग अक्सर क्या करते हैं, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देख करके, कुछ फीचर्स को देख करके डिसाइड ऑब्जर्व करते हैं और मतलब समझ जाते हैं कि हाँ इस तरह का रिएक्शन हुआ है। द ईजली ऑब्जर्वेबल फीचर्स, जो आसानी से ऑब्जर्व किए जा सकते हैं, which take place as a result of chemical reactions are known as characteristics of chemical reactions। तो ऐसी ऑब्जर्वेबल जो फीचर्स होंगे जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन में, तो उसको हम क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर, अब देखिए इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होगी किसी भी केमिकल रिएक्शंस की। इवोल्यूशन ऑफ गैस, कहीं पर अगर गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, मतलब गैस निकल रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं ये यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट मतलब बॉटम ऑफ मतलब बीकर के, मतलब कोई कहीं भी किसी भी बीकर में हम रिएक्शन कराएं तो कुछ प्रेसिपिटेट अगर बॉटम पे एसोसिएट हो जा रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस जो हो गया, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो गया। चेंज इन कलर, जैसे मान लीजिए दो रिएक्टेंट को मिलाया और नया प्रोडक्ट मिला जिसका कलर अलग है, तो ये क्या है, ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल रिएक्शंस की है। मतलब अगर ऐसा चेंज इन कलर आए तो हम क्या बोलेंगे
केमिकल रिएक्शन हुआ है। चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ता है या घटता है तो भी हम कहेंगे क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। चेंज इन स्टेट, मतलब स्टेट बदल जाए, है ना, तो भी हम कहेंगे रिएक्शन हुआ। ये सारी चीज़ों को हम लोग एक 1 बाय 1 पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए, एनी वन ऑफ दीज जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कैन टेल अस वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस और नॉट। अब ये हमको सारी चीज़ें बताएंगी कि केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ऑन मिक्सिंग टू सब्सटेंसेज अ गैस इज इवॉल्व, then we can say that a chemical reaction has taken place. We will now give example to show all the characteristics of chemical reaction one by one. एक एक करके हम लोग सारी की सारी केमिकल रिएक्शन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो ये पांचों हमने पढ़ा है यहाँ पे, उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहला क्या था, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर कहीं भी किसी भी रिएक्शन में अगर इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुआ है। सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ गैस। किसी किसी केमिकल रिएक्शन को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ गैस की वजह से। फॉर एग्जांपल, व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स रिएक्ट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, देन बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस्ड। अच्छा, होता क्या है, जब हम लोग जिंक ग्रेन्यूल को लेते हैं, जिंक ग्रेन्यूल क्या होगा, जिंक के दाने, ऐसे ऐसे दाने होंगे, या ऐसे लिख लीजिए, जिंक का ग्रेन्यूल होगा, इसको हम रिएक्ट करा देंगे H2SO4 से। तो क्या होता है, यहाँ पे SO4 2- होता है और ये Zn है, तो Zn मोर रिएक्टिव होने की वजह से हाइड्रोजन को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो क्या बना लेता है, ZnSO4 बना लेता है और H2 गैस क्या हो जाती है, लिबरेट हो जाती है। अब ये लिबरेशन ऑफ H2 गैस से ही हम पता कर लेते हैं कि क्या है, ये केमिकल रिएक्शन हुआ है। ओके, देखिए, जिंक ग्रेन्यूल लिया, उसको H2SO4 से रिएक्ट कराया, मेटल प्लस एसिड हमको क्या देता है, सॉल्ट प्लस मेटल प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या देगा, मेटल सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस देगा, ठीक है ना। तो मेटल की किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करा दीजिएगा तो हाइड्रोजन गैस हमको मिल जाती है, ठीक है ना। और इस हाइड्रोजन गैस की आइडेंटिफिकेशन के बारे में भी अभी हम लोग पढ़ेंगे, कैसे हम जानेंगे कि ये हाइड्रोजन गैस ही थी। देखते जाइए। ओके, अच्छा, सो द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। अच्छा, प्लीज नोट दैट वी कैन आल्सो यूज डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन प्लेस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, कम अमाउंट में लेना, है ना। जैसे मान लीजिए डाइल्यूट हम कह रहे हैं और कंसनट्रेटेड कह रहे हैं, तो क्या मतलब होता है, देखिए, एक बीकर लिया, ठीक है, उसमें पानी भरा है, इतना पानी भरा है, इसमें हमने, ये ग्लास समझ लीजिए, एक है ग्लास है, इसमें हमने 1 स्पून क्या डाल दिया, 1 स्पून क्या डाल दिया, चीनी, शुगर डाल दिया, इसमें 1 स्पून क्या डाल दिया, शुगर डाल दिया, तो कुछ ग्लास में रखा पानी जो है मीठा हो जाएगा। अच्छा है, अब हमने इसको हटा लिया, ठीक है, फिर दूसरा चम्मच लेके आए चीनी, फिर उसी में डाल दिया, ठीक है, तो ये कुछ और मीठा हो जाएगा। तीसरा चम्मच लेके आए, उसको और डाला चीनी, शुगर को, तो और मीठा हो जाएगा। चौथा चम्मच, मतलब जैसे जैसे हम जितने चम्मच चीनी इसमें डाल रहे हैं शुगर को, ये मीठा होता जा रहा है, यानी कि इसका क्या बढ़ता जा रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। ओके, अब सेकंड केस समझिए, एक बीकर लिया, उसमें हमने इतना पानी लिया, 1 चम्मच चीनी डाला, ठीक है। अब हम इसमें चीनी नहीं ऐड करेंगे, अब क्या करेंगे, पानी ऐड करेंगे, ठीक है। पानी ऐड किया, चीनी नहीं ऐड किया, पानी ऐड किया, करते गए करते गए करते गए करते गए, ठीक है। जैसे जैसे हम पानी ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब हम इसको क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं। इसका मतलब सल्यूट का जब मात्रा हम बढ़ाते हैं तो कंसनट्रेट कर रहे हैं, और सॉल्वेंट की मात्रा जब बढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, उसको डाइल्यूट करते हैं। पानी अगर डालते हैं तो उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, और अगर हम H2SO4 या HCl जो भी सल्यूट ले रहे हैं, अगर उसको हम डालते जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, कंसनट्रेट कर रहे हैं। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं है, मेरी चीज़ों को सुनते जाइए, ध्यान देते जाइए, धीरे धीरे सब कुछ आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। हम लोग क्या ले सकते थे, जैसे यहाँ पे Zn के साथ H2SO4 डाइल्यूटेड लिया, अब कंसनट्रेटेड रहेगा तो बहुत हार्मफुल रहेगा, है ना, उसको बहुत सावधानी से यूज करना पड़ेगा। डाइल्यूटेड है, और इसकी जगह पे हम डाइल्यूटेड HCl भी ले लेंगे तो हमको ZnCl2 मिल जाएगा यहाँ पे,
और हाइड्रोजन गैस तो लिबरेट होगी ही होगी। अच्छा, वी कैन परफॉर्म दिस केमिकल रिएक्शन इन लेबोरेटरी एज फॉलोज। अब लेबोरेटरी में अगर हमको ये रिएक्शन करना हो, जिंक ग्रेन्यूल लें H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएं तो हमको ZnSO4 मिल जाए और हाइड्रोजन गैस मिल जाए, तो कैसे होगा? पहला स्टेप क्या फॉलो करना पड़ेगा? टेक सम जिंक ग्रेन्यूल इन अ कॉनिकल फ्लास्क। अब लैब में जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके से कॉनिकल फ्लास्क मिलेगा, ठीक है ना या तो टेस्ट ट्यूब ले लें, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। कॉनिकल फ्लास्क लेने से क्या फ़ायदा ना कि जब इसको हम स्टेयर वगैरह करते हैं, हिलाते वगैरह हैं, तो यहाँ से जो हमारा सोल्यूशन है वो बाहर नहीं आता है जल्दी। ओके, टेक सम जिंक ग्रेन्यूल इन अ केमिकल फ्लास्क, ऐड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ओवर जिंक ग्रेन्यूल। अब यहाँ पे अंदर जिंक ग्रेन्यूल था, हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या किया, इसमें डालना शुरू कर दिया। वी विल सी द बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस बीइंग फॉर्म्ड अराउंड जिंक ग्रेन्यूल। अब हम क्या देख रहे हैं, जो जिंक का ग्रेन्यूल है, यहाँ पे जिंक के दाने हैं, इसके ऊपर हाइड्रोजन के गैस का बबल बनने लगा है, ठीक है। अच्छा, फोर्थ क्या है? इफ़ वी टच द कॉनिकल फ्लास्क विद आवर हैंड वी विल फाइंड दैट इट इज़ समवॉट हॉट। अब हम लोग कॉनिकल फ्लास्क को छुएं, ठीक है ना, रिएक्शन होने से पहले छुए थे, और रिएक्शन होने के बाद अगर हम लोग उसको क्या करें, टच करें, तो क्या देखेंगे हम लोग? सो चेंज इन टेम्परेचर, मतलब राइज इन टेम्परेचर हो जाता है, टेम्परेचर उसका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ऑल्सो ऑकर्स इन अ केमिकल रिएक्शन, इसी रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर भी इसका बढ़ गया है। बात समझ में आई आप लोगों को? अच्छा, हुआ क्या है, हमने जिंक ग्रेन्यूल लिया था, क्या किया है, सल्फ्यूरिक एसिड डाला इसमें, है ना, कॉनिकल फ्लास्क में जिंक ग्रेन्यूल लेकर के सल्फ्यूरिक एसिड डाला, और हम देखते हैं क्या होता है कि इसमें से गैस निकल रही है, और ये गैस क्या है, हाइड्रोजन गैस है। तो ये कॉनिकल फ्लास्क हो गया, ये बबलिंग हाइड्रोजन गैस हो गया, और ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हमने ये पॉर किया था, जो लिक्विड फॉर्म में दिख रहा है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड था, और ये जो दिख रहा है गोल गोल यहाँ पे नीचे, वो क्या है, जिंक ग्रेन्यूल्स है, जिंक के दाने। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या लिया था, जिंक ग्रेन्यूल लिया था यानी कॉनिकल फ्लास्क में, उसमें हमने क्या ऐड किया, H2SO4 को डाल दिया, है ना, डाइल्यूट H2SO4 का डाला, कंसनट्रेटेड नहीं, डाइल्यूट H2SO4 डालने के बाद हमने क्या किया कि देखा, उसको ऑब्जर्व किया कि हाइड्रोजन गैस बन रही है, और उसके बाद लास्ट स्टेप में हमने क्या किया, उस कॉनिकल फ्लास्क को टच करके देखा, और देखा कि वो थोड़ा सा हॉट हो गया, यानी राइज इन टेम्परेचर आ गया है। इस एक्टिविटी को आप अपने लैब में कर भी सकते हैं। When magnesium reacts with a dilute acid like dilute hydrochloric acid or dilute sulfuric acid, even then hydrogen gas is evolved। तब क्या होता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। इस फिगर में हमने दिखा दिया है। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ गैस इज इवॉल्व्ड। दूसरा एक और रिएक्शन लेते हैं, हमेशा थोड़ी ना ऐसा है कि हाइड्रोजन गैस ही लिबरेट होगी, ठीक है ना, और भी रिएक्शन देखते हैं। व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज पॉर्ड ओवर सोडियम कार्बोनेट इन अ टेस्ट ट्यूब। जब हम लोग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट लेते हैं और इसको कहाँ पे पॉर करते हैं, पॉर करना मतलब उड़ेलना, जैसे दूध को हम जो उबाला लाता है तो बर्तन में हमारे उड़ेल देता है ना, उसी को पॉर्ड बोलते हैं। तो पोर करना मतलब उड़ेलना, ठीक है। व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज पोर्ड ओवर सोडियम कार्बोनेट इन अ टेस्ट ट्यूब देन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व्ड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया था, ठीक है, जो कि डाइल्यूट था, उसको सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा, Na2CO3 Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना। कार्बोनेट आयन कैसा होता है, CO3 2 माइनस, तो 2 माइनस है, Na के ऊपर 1 प्लस होता है, यानी कि 2 Na प्लस चाहिए, तो ये सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला हो गया। Na2CO3 हमारा सोडियम कार्बोनेट होता है। अब हम क्या कह रहे हैं कि हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया, डाइल्यूट HCl लिया, ठीक है ना, कहाँ पे पॉर कर दिया उसको, सोडियम कार्बोनेट पे पॉर कर दिया, मतलब डाइल्यूट HCl लेकर के सोडियम कार्बोनेट में पॉर कर दिया। किस जगह पे करा रहे हैं, ये टेस्ट ट्यूब के अंदर। टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया था, सोडियम कार्बोनेट लिया था, और सोडियम कार्बोनेट के ऊपर हमने क्या डाला है, डाइल्यूट HCl या H2SO4 जो भी हो, HCl इस केस में हम ले रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व्ड। अब ऐसा करने से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी।
सो द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब इस जगह पे केमिकल रिएक्शंस क्या हो रहा है, सोडियम कार्बोनेट और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में कैसे कैरेक्टराइज्ड हो रही है, इवोल्यूशन ऑफ गैस के बेसिस पे। अच्छा, इस चीज़ को हम और समझेंगे आगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकला तो पता कैसे चला, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला तो हमने टेस्ट कैसे किया कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है, दूसरी गैस तो नहीं है कहीं। तो ये धीरे धीरे सब चीज़ अभी हम लोग पढ़ते जाएंगे, आगे पढ़ना है अभी, है ना। चलिए, अच्छा, बिफोर वी गो फर्दर वी शुड नो द मीनिंग ऑफ द टर्म प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मीनिंग हम लोगों को आना चाहिए। तो अ प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड प्रोडक्ट विच सेपरेट्स आउट फ्रॉम द सोल्यूशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शंस के दौरान जो सॉलिड अलग करा जा सकता है उससे सिंपल मेथड से, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है। अ प्रेसिपिटेट कैन बी फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग एक्वस सोल्यूशन। एक्वस कहीं भी दिख जाए मतलब क्या होता है, एक्वा मतलब पानी होता है। जैसे NaCl लिखा है ना, अगर ये लिक्विड फॉर्म में लिखा है इसका मतलब इसको हमने बहुत हीट किया है तो ये मेल्ट हो गया। यहीं पे NaCl अगर एक्वस फॉर्म में लिखा है इसका मतलब ये क्या है कि पानी में हमने NaCl को घोला है। ठीक है। चलिए, अ प्रेसिपिटेट कैन बी फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ऑफ एक्वस सॉल्यूशन वाटर सॉल्यूशन ऑफ रिएक्टेंट्स व्हेन वन ऑफ द प्रोडक्ट्स इज इनसॉल्युबल इन वाटर। अच्छा, जब कभी भी रिएक्शन हो रही है पानी में और उसमें कुछ प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक बन रहा है, दो बन रहा है, कोई ये मैटर नहीं करता है, लेकिन जो प्रोडक्ट हो वो क्या होना चाहिए, इनसॉल्युबल इन वाटर होना चाहिए, पानी में घुलना नहीं चाहिए। तो जब पानी में घुलेगा नहीं तो क्या करेगा, नीचे बैठ जाएगा बॉटम पे, उसी को हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट बोलेंगे। अब प्रेसिपिटेट कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड बाई पासिंग अ गैस इनटू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंसेस। चलिए, लाइक पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनटू लाइम वाटर। ठीक है, ये एक पूरी एक्टिविटी है, इतनी आसानी से ये एक लाइन में समझ में आने वाली बात नहीं है, तो आप लोग घबराएं नहीं, ये सब आप लोगों के लिए एकदम आसान कर दूंगा, एकदम बच्चों का खेल हो जाएगा। अभी जैसे जैसे हम लोग आगे चलेंगे ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है ना। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। अब कुछ रिएक्शंस को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं लैब में, उसके प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन को देख करके। फॉर एग्जांपल, व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन इज एडेड टू अ सोल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट। जब पोटेशियम आयनाइड जो आयोडाइड जो है, पोटेशियम आयोडाइड कैसा होता है, देखिए सब फार्मूला देखते चलिए। पोटेशियम के लिए के, आयोडाइड के लिए आइन। यहाँ पे क्या होता है, देखिए पोटेशियम आयोडाइड इसी को बोलते हैं, ये के प्लस होता है और ये आई माइनस होता है, दोनों मिलकर के न्यूट्रल हो जाते हैं, उसी को के आई बोलते हैं, पोटेशियम आयोडाइड। तो हम लोग किसकी बात कर रहे थे, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट की बात कर रहे थे। तो फॉर एग्जांपल, व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन इज एडेड टू अ सोल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट देन अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ इस तरीके का होगा। The chemical reaction between potassium iodide and lead nitrate is characterized by the formation of yellow precipitate of lead iodide। क्या हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप समझिए। We carry out this chemical reaction as follows। इस chemical reaction को अगर हमें लैब में करना होगा तो क्या करेंगे, We take some lead nitrate। lead nitrate क्या होता है, PbNO3 होल ट्वाइस। देखिए इस तरीके का होता है lead nitrate। लेड का फार्मूला होता है क्या, Pb, सिंबल क्या होता है Pb। नाइट्रेट क्या होता है, NO3 माइनस। अब ये NO3 माइनस जो है वो 2 रहेगा यहाँ, यानी ये माइनस नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे +2 ऑलरेडी है, तो 2 - 2 प्लस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे तो क्या बन जाएगा, PbNO3 का होल ट्वाइस। ये चीज़ें आप लोग 9th में पढ़े होंगे क्रिस क्रॉस मेथड से। इसका वैलेंसी जानते हैं, इसकी वैलेंसी जानते हैं, क्रिस क्रॉस करके हम लोग इंडेक्स में लगा देते हैं चीज़ों को, तो इसी को लेड नाइट्रेट बोला जाता है। ठीक है। टेक सम लेड नाइट्रेट सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। अब हमने टेस्ट ट्यूब लिया लैब में जा करके, उसमें क्या डाल दिया, लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन डाल दिया।
ऐड पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन टू इट। अब पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन क्या किया, उसमें ऐड कर दिया। जिस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया था, लेड नाइट्रेट लिया था, उसी में पोटेशियम आयोडाइड भी डाल दिया। अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड। ठीक है, क्या हो रहा है, लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट येलो कलर का। देखिए यहाँ पे क्या है, एक हमने बीकर ले लीजिए या टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, उसमें क्या लिया था, पहले लेड नाइट्रेट लिया था और ऊपर से क्या डाल दिया, पोटेशियम आयोडाइड डाल दिया। जैसे ही पोटेशियम आयोडाइड डाला, देखते हैं कि पीले कलर का ये कुछ हमको सोल्यूशन में मिल रहा है ना। तो ये क्यों मिल रहा है, समझते हैं। अ चेंज इन कलर फ्रॉम कलरलेस टू येलो आल्सो टेक्स प्लेस इन दिस रिएक्शन। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच अ प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। अच्छा, इस केस में क्या हुआ होगा, इसकी पूरी रिएक्शन हम लोगों को अभी आगे देखनी है, वैसे यहीं पे समझा देते हैं। चलिए, क्या है, टेक सम लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट अभी हमने बताया क्या होगा, PbNO3 का होल ट्वाइस। इसमें हमने क्या ऐड किया है, पोटेशियम आयोडाइड ऐड किया है। देखिए, ऐड पोटेशियम आयोडाइड इन द सोल्यूशन, तो Ki हमने ऐड कर दिया है। अब जब ये रिएक्शन होगा तो कुछ ऐसा कंपाउंड बना जो पीले कलर का है, तो क्या था, देखिए यहाँ पे Pb2+ में था, NO3 माइनस के फॉर्म में था, तो यहाँ से Pb2+ के फॉर्म में टूटेगा पानी में और NO3 माइनस के फॉर्म में निकलेगा, है ना, यानी कि दो NO3 निकलेंगे यहाँ से, और यहाँ से K+ के फॉर्म में रहेगा और I- के फॉर्म में रहेगा। अब Pb का और ये आयोडीन का आपस में रिएक्ट कर लेंगे और ये आपस में रिएक्ट कर लेंगे, तो लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट फॉर्म हो जाएगा इस रिएक्शन के दौरान। इस चीज़ को आगे हम लोग को बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है ना, अभी बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। Let us take another example of chemical reaction in which a precipitate is formed. When dilute sulfuric acid is added to barium chloride solution taken in a test tube, then a white precipitate of barium sulfate is formed. Okay? दूसरा एग्जाम्पल क्या लिया इन्होंने, जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को हम ऐड करते हैं बेरियम क्लोराइड के साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बेरियम क्लोराइड, देखिए सल्फ्यूरिक एसिड हम जानते हैं क्या होता है, H2SO4, और दूसरा क्या लिया इन्होंने, बेरियम का क्लोराइड लिया है। बेरियम क्या होता है, BeCl2, इस तरीके का कुछ है ना, बेटा मांगे कार्य, सेकंड ग्रुप की एलिमेंट है, इसलिए इसकी वैलेंसी 2 होगी, इसलिए क्लोरीन 2 लगाया। ये सारी चीज़ें अलग से समझाएंगे, ठीक है। बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन लिया हमने, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में, और सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दिया, तो क्या मिल गया हमको, वाइट प्रेसिपिटेट मिल गया ऑफ बेरियम सल्फेट मिल गया। अब यहाँ पे हमने H2SO4 लिया, बेरियम क्लोराइड मिल गया, तो क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट बनेगा प्लस HCl बनेगा। इस तरीके ये H और Cl मिलकर के अलग कंपाउंड बना लिए, SO4 और Be मिलकर के अलग कंपाउंड बना लिए। तो इसी वजह से वाइस इसका ये जो होता है इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। बेरियम सल्फेट जो होता है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, ये क्या होगा, नीचे जा कर के बॉटम पे बैठ जाएगा, तो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो जाएगी इसकी। ओके, इसी की वजह से वाइट कलर आया। अब हम लोग लेंथ तो इसकी वीडियो की ठीक ठाक हो गई है, थोड़ा सा और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग नए वीडियो में अच्छे से समझेंगे। आज छोटी छोटी बातें हो गई हैं। चलिए, Thus, the chemical reaction between sulfuric acid and barium chloride solution is characterized by the formation of white precipitate of a barium sulfate। तो इस वाले रिएक्शन में हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर पाएँ कैरेक्टरिस्टिक्स को किसी केमिकल रिएक्शंस को, कि उसके प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन से। दोनों में हम क्या देखे हैं, दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, जब कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी देख रहे हैं बाय फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो हम लोगों ने आज क्या कवर कर लिया है, हम लोगों ने 2 चीज़ें कवर कर ली, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस के बेसिस पे कैसे होती हैं रिएक्शंस, और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के बेसिस पे कैसे होती है रिएक्शंस। अब हम लोग थोड़ा सा स्पीड नेक्स्ट लेक्चर से बढ़ाएंगे, बहुत स्लो मैंने पढ़ाया है, आप लोगों की कन्वीनियंट देखते हुए जैसा आप लोग बताएंगे लिखेंगे कमेंट में वैसा मैं करूँगा। ओके चलिए पढ़ते रहिए और जल्दी जल्दी इसको हम लोग कवर कर लेंगे, और क्वेश्चन आंसर इस बुक के लगाएंगे ही लगाएंगे, और साथ ही साथ हम लोग आगे चल के देखेंगे कि जब हम लोग का
मतलब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा या सिलेबस कंप्लीट करने के बाद हम लोग एग्जाम्पलर प्रॉब्लम की तरफ बढ़ जाएंगे। मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो होंगे, जो थोड़ा सा फाउंडेशन लेवल के हायर स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस होंगे, उस तरह की चीज़ों को मैं अलग से आप लोगों को कराऊंगा। बुक के क्वेश्चन तो कराना ही कराना है। इससे आप लोगों का क्या होगा ना कि अभी से मोरल जो है बूस्ट हो जाएगा आप लोग का, और आप लोग आगे अपनी प्रिपरेशन जो भी करना चाहें, IIT करना चाहें, नीट करना चाहें, कुछ भी किसी भी टेक्निकल फील्ड साइंस से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो अभी से आप लोगों को हेल्प मिलेगी इस चीज़ की। ठीक है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि एक एक लाइन का एक एक जो वर्ड होगा वो आपको डिस्क्राइब करता चलूँ, पूरी तरीके से बताता चलूँ। ठीक है, फिर भी अगर आपको कहीं पे डाउट रह जाएगा तो कमेंट में आप लोग लिख सकते हैं, मैं उसका और इजी वे में समझा दूँगा। पढ़ते रहिए ध्यान से, 10th है, सबसे अच्छा करना है, एकदम बेस्ट रिजल्ट लाना है। अभी से जो बच्चे मेहनत करेंगे, ये सोचेंगे कि लॉकडाउन है बाद में पढ़ा जाएगा, तो उनके साथ दिक्कतें बढ़ जाएंगी आगे चल के क्योंकि जब अभी से आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो आगे चल करके आप रिवाइज़ करना स्टार्ट करेंगे, और रिवाइज़ करने वाला बच्चा जो होता है वो ज़्यादा अच्छे से मार्क गेन कर पाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पढ़ने से आपको अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है, समझ जाएंगे आप चीज़ों को, लेकिन अनुभव जो होता है, जो एक्सपीरियंस होता है, वो कैसे मिलता है? बार बार आप जब उस चीज़ को समझेंगे, पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, है ना, तो एक्सपीरियंस मिल जाएगा। जब आपको किसी चीज़ का एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, तो उसमें आप फेल नहीं होंगे, उसमें कभी भी आप मतलब असफल नहीं होंगे, आप आगे ही बढ़ेंगे। तो ध्यान रहे, अभी से आप लोग मेहनत करिए। ये मत सोचिए कि लॉकडाउन है बाद में पढ़ेंगे, नहीं, अभी ही यही समय है कि सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि लॉकडाउन के बाद पढ़ेंगे, और आप लोग ये करिए कि अभी से स्टार्ट कर दीजिए अपना अच्छे से, ताकि हम लोग जैसे हमारा एग्ज़ाम आए हमारे पास कोई भी बर्डन ना रहे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, जो भी आप लोग का है, इंग्लिश, हर चीज़ आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए।